Hello everyone, welcome to the Commerce Adda platform. This is Soumya here. I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. तो जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट UGC NET जून 2026 के प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी डिटेल में वीडियो देखने को मिलेगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के, ठीक है। पीयू के पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, इसी के बेस्ड पे ही एग्जाम आता है, ये हर बार आपको पता है। देखिए पीवाईक्यूज का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो। एमसीक्यू रटना नहीं होता है, वो जो टॉपिक आपसे पूछा गया है ना, वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ये नहीं कि आपने रट लिया, ठीक है। रटे हुए क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग में आते। बैंकिंग में अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, तो मैं आपको बोलूंगी आप एमसीक्यूज रट लो, पीवाईक्यूज बैंकिंग के। लेकिन बाकी जो है ना, उनको आपको पूरा टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 साल की पीवाईक्यू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी भी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 20 सेकेंड्स का। तो 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करना है आपको ये पीवाईक्यू। आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। ये स्टेप का क्वेश्चन है। अरेंज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। हिंदी में भी दिया हुआ, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो। यानी जब आप एक्सपोर्ट क्रेडिट करते हो, यानी आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि हमें उधार पे पैसा दे दीजिए क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है, माल बना के दूसरी कंट्री में बेचना है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होते हैं तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। इस तरीके से नहीं समझाने वाली हूँ कि सिर्फ आपको आंसर बता दिया और फिर मैं आगे बढ़ गई। पूरा टॉपिक आपको यहाँ क्लियर करके ही मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। जल्दी, सॉरी। सबसे पहला अगर मैं ऑप्शन की बात करूं यहाँ पे स्टेप की, तो सबसे पहला होगा ऑप्शन नंबर बी। द बैंक कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांटेड। यानी अगर आप बैंक के पास चले तो गए और आपने बोला मुझे 50 लाख की जरूरत है क्योंकि मुझे टेडी बेयर बनाने हैं, मुझे टेडी बेयर बनाने हैं, तो उसके लिए रुई जो भी कपड़े चाहिए, जो भी उसका सब कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए लगेंगे। प्लीज आप मुझे 50 लाख का लोन दे दो। बैंक कोई बेवकूफ थोड़ना है। बैंक कैलकुलेशन करेगा, यानी बैंक देखेगा कि वाकई ही 50 लाख की आपको जरूरत है या 30 लाख में भी आपका काम हो जाएगा। सपोज करिए उसने पूरा कैलकुलेट किया, टेडी बियर बनाने के लिए कॉटन इतना लगेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी जितना भी सब कुछ देख लिया। उन्होंने बोला आप तो 50 लाख मांग रहे हो, 40 लाख में आपका काम हो जाएगा, तो हम आपको 50 लाख नहीं देंगे, हम आपको 40 लाख ही देंगे। तो दैट इज द पॉइंट, द बैंक कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांटेड। यानी वो पहले देखेगा कि आपने जो चीज मांगी है, वाकई वो राशि जो आपने मांगी है, जो अमाउंट मांगा है, क्या वो सही है। चलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको 40 देंगे क्योंकि 40 में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है द बैंक रिलीज द फंड्स डेबिट टू द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर अकाउंट। अब जो बैंक है वो आपको अमाउंट रिलीज कर देगा और आपके अकाउंट में पैसे भेज देगा। नेक्स्ट स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होने वाला है? हम्म अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, अब जो एक्सपोर्टर होगा ना बेटा, इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इंश्योरेंस। ये डी वाला पॉइंट है ना, ये आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी अब जो एक्सपोर्टर होगा, यानी जो सपोज करिए मैं बैंक के पास गई थी, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने कहा मुझे 50 लाख दे दो, मुझे ना टेडी बेयर बना के और मुझे अमेरिका में बेचने हैं। अब मैं क्या करूंगी, कहीं मेरा सामान खराब ना हो जाए, रॉ मटेरियल कहीं डैमेज ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं इंश्योरेंस ले लूंगी भाई पहले जाके, ठीक है। पहले इंश्योरेंस लेना जरूरी है। नंबर 3 स्टेप हो गया। फिर क्या करोगे आप? हम्म देखिए फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आता है द एक्सपोर्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स थ्रू अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाके किसी अच्छे से ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देखूंगी जहां मैं अपना सामान भेजूंगी ना, चाहे शिप से अगर मैं भेज रही हूँ अमेरिका, सोचो, तो मैं कोई अच्छी सी शिपिंग कंपनी देखूंगी कि भाई जहाज बढ़िया बढ़िया बताओ और उसमें अंदर मेरा सामान ऐसे लोड होकर अमेरिका जाएगा थ्रू शिप, जहाज के थ्रू। तो मैं जाऊंगी वहां पे जाके सामान अपना भेजूंगी, अप्रूव्ड होगा वो, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं इलीगल लेके भागी जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में जाके अपना सारा सामान मैं वहां डाल दूंगी, भाई मेरे रेडी हो गए टेडी बियर और मैंने वो अपलोड कर दिया है वहां पे। लोड करने के बाद लास्ट का स्टेप होता है आपका सबमिट एन एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। अब क्या हुआ,
जो शिपिंग कंपनी होगी ना बेटा, वो सामान मेरा रख लेगी अपने जहाज में और मुझे एक सर्टिफिकेट देगी जिसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। याद कर लेना, इसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, कि आपका सामान सही सलामत हमने लोड कर दिया गया है और अब रवाना हो चुकी है। तो वो मुझे दे देंगे, और सर्टिफिकेट बिल ऑफ लेडिंग जिसे बोलते हैं वो जाके मैं बैंक को दिखा दूंगी कि देखिए भैया, मैंने जो कहा था कि मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ये उसका एविडेंस रहा, मैंने सामान एक्सपोर्ट कर दिया है। तो दिस इज योर स्टेप 21435। यानी अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो बी, ए, डी, बी ए डी, सी ई। ठीक है, बी ए डी सी इज योर राइट आंसर। इससे अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा भी नहीं सकती, और आप देख लो अगर आपको कहीं और समझ में आए तो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा काम सिर्फ एमसीक्यू कराना नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कहानी के फॉर्म में चीजें समझाऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी ना हो ना, और उससे अलग भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लो। चलिए नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट। आपको मैचिंग करना है, बुक्स दिए हुए हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, दास कैपिटल। इनके ऑथर के साथ आपको इनके मैच करना है। मैचिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% एग्जाम्स में आते ही हैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप 20 सेकेंड्स के अंदर इनको मैच कर दीजिए, बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, 110% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ज्यादा रिपीट नहीं होंगे ना। अगर 100 क्वेश्चन है तो 20 आ जाएंगे रिपीट हुए, बाकी के तो बाकी के तो टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे ना। चलिए योर टाइम इज अप, और इसके आंसर्स लगा देते हैं हम लोग। देखो सबसे इजी था वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आपके डेविड रिकार्डो की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है बेटा वो आपकी थॉमस मैल्थस की है, और दास कैपिटल जो है वो आपकी कार्ल मार्क्स की है। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड है और बी का फोर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फैक्टर कंडीशन इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन इंक्लूड्स, योर ऑप्शंस आर मार्केट साइज, डिमांड कंडीशन, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स, और स्किल लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। एंड योर 20 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना ज्यादा टाइम आपको यहाँ लगाना नहीं, एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। माइकल पोर्टर के कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें से पूछा गया है कि फैक्टर के अंदर कौन सा आता है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आपको टाइम देती हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड देती हूँ। वहां पे पेपर छूटने के चांसेस बेटा बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे खुद का छूटा है एग्जाम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत करो, मॉक टेस्ट में कोशिश करा करो कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। ऑप्शन नंबर डी बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, स्किल लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। अब मैम ये फैक्टर कंडीशन पोर्टल डायमंड का क्या होता है? अभी आपने एक बता दिया, फैक्टर की जगह कल को डिमांड से क्वेश्चन आ गया तो, कल को फर्म स्ट्रेटेजी से आ गया तो हम कैसे करेंगे? इसलिए एमसीक्यू रटना नहीं है, ये चार्ट देखो, यहाँ से पूरा लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आता है पोर्टर का डायमंड फैक्टर में फैक्टर कंडीशन डिसाइड करते हैं बेटा। फैक्टर कंडीशन का मतलब होता है रिसोर्सेस और कुछ भी नहीं। आपकी लेबर, आपकी स्किल्ड एम्प्लॉइज, ठीक है, आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, सारे रिसोर्सेस आपके, आपके पास क्या खजाना है ना, जैसे कहते हैं इंडिया के पास क्या चीज है, चीप लेबर, वो आपका फैक्टर कंडीशन है। अगर हम जापान और या अमेरिका की बात करें तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज हैं, स्किल्ड एम्प्लॉइज, इंटेलिजेंट एकदम एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो वो चीज है। दूसरा होता है डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन आपको देखना पड़ेगा बेटा, आपकी कंट्री में जो लोग हैं ना कितने डिमांडिंग है, क्या क्या टेस्ट होता है। जैसे लड़कियां बहुत डिमांडिंग है, अगर मैं फीमेल्स कैटेगरी में आ जाती हूँ ना, बहुत डिमांडिंग, उनको नया नया कुछ कपड़े का डिजाइन चाहिए होता है, आज प्लाजो चल रहा है, कल उनको कुछ और चाहिए, स्कर्ट चाहिए, तो यानी उस हिसाब से अब आपको प्रोड्यूस करना होता है। फिर होता है आपका फर्म स्ट्रेटेजी, सॉरी रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। देखो रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी कंपनीज है जो आपको सपोर्ट करती है। कैसे मैम, सपोज करिए कार तो आप बना रहे हो, लेकिन जो कार के टायर्स होते हैं, जो कार के अंदर और भी जो चीजें होती हैं, तो जब तक वो दूसरी इंडस्ट्रीज आपको सही से सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप कार कैसे बनाओगे? ठीक है। लास्ट होता है फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। कंपनी आपके साथ कैसे compete कर रही है। अगर आप इंडिया में है, दो कार की कंपनी, तो आपस में किस तरीके से कंपटीशन करती है,
क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लोग सेम यूज कर रहे हो, अलग अलग यूज कर रहे हो, किस तरीके से बिहेव करती है कंपनीज, वो फर्म स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कभी क्वेश्चन इनसे आ जाए तो आपको क्या टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। आपका ऑप्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म, एमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, रेगुलेटरी कंट्रोल्स, मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम। यानी ऐसे कौन कौन से बेटा फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रोकते हैं या उनके काम में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये आपको बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन भी हिंदी में समझा दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आप टिक लगाइए। ऐसे ही डेली आपके यूनिट वाइज कंटिन्यूसली मैं एग्जाम जब तक नहीं होगा, मैं आपको 5-5 साल के एमसीक्यूज यहाँ पे पीवाईक्यू सॉरी यहाँ पे मैं कराती रहूंगी हर यूनिट के। ठीक है, तो जिनकी प्रिपरेशन नहीं है वो भी कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर ही ले बस। चलिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि सब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करो, अच्छे से व्यापार करिए एक दूसरे देशों के साथ। तो इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये तो ग्लोबलाइजेशन बोलता ही है, रोकता थोड़ी ना है। नेशनलिज्म रोकता है बेटा। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचना। जैसे लोग होते हैं सेल्फिश, वैसे ही नेशनलिज्म है, बस इसका ये समझ लो। जैसे आप लोग कहते हो तुम सेल्फिश हो, तो वैसे कंट्री में होता है नेशनलिज्म, वो सिर्फ अपना अपना देखते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन में फिर कहीं ना कहीं रुकावट होती है। दूसरा है इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स। बिल्कुल, अगर आप एक दूसरे कंट्री के बीच में अगर बाधा लगा दो, कह दो भाई टैक्स ज्यादा लेंगे हम तुमसे, अमेरिका वाले बोले इंडिया वाले अगर आपने कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर आप कैसे ग्लोबलाइज करोगे, नहीं कर सकते ना। तीसरा है रेगुलेटरी कंट्रोल। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं जा पाते दूसरे कंट्री में, जैसे पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे वीजा नहीं लगता ना लोगों का बहुत बार, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहां के दूसरी कंट्री के लोग कि ये लोग ना आ पाए, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। बाकी ये मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम नहीं, ये तो ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीज है कि हम लोगों को फ्री मार्केटिंग सिस्टम की तरह जाना चाहिए। तो बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डंपिंग एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग। यानी यहाँ पे बोला गया है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं किस चीज को ऑफसेट करने के लिए, ऑफसेट का मतलब बराबर करने के लिए, प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डंपिंग या लो कॉस्ट फाइनेंसिंग। एक आंसर है, इसे 20 सेकेंड्स आर एनफ। चलिए सॉल्व करिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी जिसे नहीं पता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती क्या है, एक एग्जाम्पल से समझोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को। सबसे पहले इसका राइट आंसर है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब ये क्या होता है मैम, देखो एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, सब समझ आ जाएगा। चाइना है, चाइना बना रही खिलौने जो इंडिया में आते हैं, इंडिया में के ही तो यूज करते हैं ना हम लोग, चाइना का ही सब यूज कर रहे हैं। तो अब चाइना की जो सरकार है, चाइना की सरकार ने बोला कि हम जो है आपको रॉ मटेरियल बहुत सस्ता दे रहे हैं खिलौना बनाने के लिए, यानी एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहे हैं 10%। 10% हम आपको छूट दे रहे हैं, या सस्ते में हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आप बनाओ और इंडिया में बेचो। ठीक है, अब इंडिया का ये हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं क्या, आप यहाँ आके सस्ता बेचोगे तो जो हमारे इंडिया में खिलौने बना रहे हैं उन बेचारों का क्या होगा। भाई जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया में खिलौने बना रहे हैं, बेचारे हैंडमेड चीजें जो बन रही हैं बना रहे हैं, उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम तो आगे आगे सस्ते में बेचोगे। भाई सस्ते में तो बेचेंगे क्योंकि उन्होंने सस्ते में बनाया ही है। अपनी कंट्री में तो वो भला महंगा बेचेंगे, अपनी कंट्री में तो वो 1000 की चीज बेचेंगे, बट आपकी कंट्री में 500 रुपए बेचेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिली हुई है, सब्सिडी मिली हुई है। अब हमारे जो इंडिया के प्रोड्यूसर है उनको तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो सस्ती वाली चीजों पे ज्यादा भागते हैं कि चाइना का खिलौना 500 में मिल रहा है तो हम यहाँ का टेडी बेयर क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो अब इंडिया बोलेगी कि हम क्या बेवकूफ है क्या, नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, चाइना से जो भी माल आएगा, जो भी टॉयज आएंगे, जो भी खिलौने आएंगे, अब इंडिया कहेगी उसी पे 10% अब आप लगा दो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, बराबर कर देगी। जितना उन्होंने सब्सिडीज दी थी ना 10%, उतना इंडिया यहाँ पर सीवीडी लगा देगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज 10% लगा देगी। जितना उन्होंने 10% छूट दी थी ना, तो बराबर मैंने कहा था ना ऑफसेट,
इंडिया कहेगी लाओ भैया 10% का टैक्स लग गया इस पे, आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लग गई है। तो यानी अब वो जो यहाँ पर आकर जो 500 में चीज बेच रहे थे, अब वो 1000 की ही हो गई है, बराबर पड़ गया मैंने, मतलब बात ये होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ऐसे तो फिर हमारे वालों को लॉस हो जाएगा ना। अब वो बड़े शाणे बन के बेच रहे थे 500 में, हम बेच देते हैं। अब हमारे वाले 1000 में बेच रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, 500 रुपए की सीवीडी लगा देंगे, यानी टैक्स लगा देंगे एक तरीके का। तो अब वो चीज जो 500 में वो चाह रहे थे, टैक्स लग लुग के यहाँ पे 1000 में ही बिकेगी। इसे बोलते हैं सीवीडी। आई होप इससे आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। चलिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इसको रट लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मैं खुद बोल रही हूँ रट लो, क्योंकि यहाँ मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आईएफसी का आपको डेट बतानी है, आईडीबी का बताना है, वीपो का बताना है, आईबीआरडी। तो आप चलिए इनको मैच करिए, आईएफसी कब बना था, आईडीए कब है, और देखो डेट्स याद रखना। बैंकिंग में भी 110% लिख के ले लो, मेरे चैनल पे आके कमेंट जरूर कर देना, एग्जाम देकर आओ। बैंकिंग में ये जो सारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ट्रेड से जो भी होते हैं, इनकी डेट्स जरूर आती हैं एग्जाम में। या फिर आपसे सिक्वेंशियल पूछ लेंगे, सबसे पहला कौन सा, सबसे दूसरा कौन सा, तीसरा, तो डेट के हिसाब से ही है ना। देखो अगर मैं आईएफसी की आईडीए की बात करूँ, तो चलो आईडीए से चलते हैं। तो ये तो बी का फोर्थ है, 1960, इतना तो मुझे भी अभी तक याद है। आईबीआरडी की बात करते तो 1944, ठीक है। और अगर मैं आईएफसी की बात करूं तो बेटा 1956। और अगर वीपो की बात करूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, तो ये आपका 1967, ठीक है। तो ए का थर्ड लगेगा बेटा आपका, और बी का आपका फोर्थ लगेगा, और सी का आपका सेकेंड लगेगा, और डी का आपका फर्स्ट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो रट लो, क्योंकि मैंने खुद रटे हुए हैं, मैं क्यों किसी को बोलूँ कि समझना क्या है इसमें। लेकिन समझना क्या है, इसके अंदर का समझना है, ठीक है। देखो मैं छोटा छोटा बता देती हूँ। आईएफसी जो होती है ना, वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना, उनको फाइनेंस का काम प्रोवाइड करने का देती है। जैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्या करती है आईएफसी, लोन फाइनेंस का प्रोवाइड करने का काम देती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का कीवर्ड याद रखना, लोन देने का काम करती है। आईबीआरडी तो फिर आपका है ही, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो ये मैं छोटा सा बता दें, ये है आपके वर्ल्ड बैंक के आपके टाइप्स है। ये आपसे पूछे जाते हैं, आईएफसी, आईडीए, ठीक है, आपका मीगा, आईसीएससी। ये आपके 5 होते हैं जो आपको डेट के साथ लर्न करने हैं, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। फिलिप कर्व थ्योरी, मुंडेल टॉबिन हाइपोथेसिस, जे कर्व थ्योरी, के कर्व थ्योरी। ऐसी कौन सी थ्योरी है जब आप अपनी खुद की करेंसी जानबूझ के गिरा देते हो, तो ये कौन सी थ्योरी बताती है, अब आपको बताना है। चलिए 20 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है सॉरी, जे कर्व। हॉकी देखिए ना, हॉकी, बस हॉकी समझ लो, जे इस तरीके से तो बनता है हॉकी स्टिक की तरह। देखो इसमें क्या होता है, सपोज करिए कोई अपनी इंडिया है, उन्होंने जानबूझ के अपनी करेंसी गिरा दी, बहुत कम कर दी। पहले सपोज करिए $1 80 का था, अब 90 का हो गया, ठीक है। तो ये जानबूझ के गिराना जे कर्व थ्योरी बोलते हैं। ये क्यों करते हैं मैम, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और इम्पोर्ट जो है वो फिर आपका क्या हो जाता है, कम से कम करो, यानी ये चीज बोली जाती है। लेकिन तो एक बात बताओ, जब स्टार्टिंग में जब आप एकदम से सिचुएशन ना अच्छी नहीं होती, हमें क्या लगता है कि हमने जानबूझ के गिरा दिए तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कुछ चीज अच्छी होने के लिए सबसे पहले खराब होती है। तो ये सब ऐसा करने से ये और खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट बहुत महंगा पड़ता है। आपने जो पहले इम्पोर्ट बना रखे होंगे कि हम दूसरी कंट्री से जो है सामान आपने साइन कर रखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो वो सामान कितना महंगा हो गया। तो अब आप महंगे में ही खरीद रहे हो, तो और खराब हो गई आपकी सिचुएशन। लेकिन ये धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होता है, एकदम से जंप करती है। इंपोर्ट सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट आप ज्यादा से ज्यादा करते हो। फिर दूसरी कंट्री जो है वो आके आपका ही सामान लेती है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो। उससे क्या होती है, फिर एकदम से छलांग मारते हो आप लोग। तो शुरू में पहली चीज खराब होती है, फिर जाके वो जंप होती है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की थ्योरी की बात करूं यहाँ पे, वो है आपकी
अगर फिलिप्स बता देती हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, महंगाई और बेरोजगारी का रिश्ता दिखाते हैं। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों का रिश्ता क्या है कि महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही बढ़ता है। ये चीज फिलिप कर्व बताती है। के कर्व की थ्योरी तो मैंने ऐसे कभी पढ़ी नहीं है वैसे, फिर भी मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ। के थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो पढ़ी नहीं है के कर्व की। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, कोई एग्जाम में आ जाए के कर्व थ्योरी, वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों ने पढ़ी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, पर मुझे तो यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी है। ठीक है, नहीं है बेटा, के कर्व थ्योरी जैसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया जे कर्व थ्योरी। जैसे मैं इसका एक और अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ जे कर्व थ्योरी का, जिसको समझ नहीं आया। जिम जाते हो या घर में योगा करना स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज शुरू में कितना दर्द होता है, स्वीट पेन जिसे बोलते हैं। 2 दिन करके देखो, इतना दर्द होगा ना, इतना दर्द होगा कि यार यार अब नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं जिम कर सकते, अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इतना पेन होता है ना पूरी बॉडी में कि आप सोच नहीं सकते, पूरा 2 दिन आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो वही चीज होती है, शुरू में सिचुएशन खराब होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ती है, तो वो चीज आपके लिए, हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। तो ऐसे ही कंट्री में शुरू में क्या होता है, इम्पोर्ट बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, इतना एक्सपोर्ट बढ़ता है कि आप खूब कमाई करते हो, फॉरेन एक्सचेंज बहुत आता है हमारी कंट्री में। देखो, अगर आपको कोई के कर थ्योरी के बारे में पता हो तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, पर है नहीं ऐसी थ्योरी। चलिए नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड। आपको बताना है, यहाँ पे लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके लिए तो कोई टाइम की भी जरूरत नहीं, आप लगा दो विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर। सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया आता है, फिर आपका कस्टम यूनियन आता है, फिर कॉमन मार्केट आता है, फिर आपका इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल। इसको समझ लेते हैं, जिसने नहीं पढ़ा हो उसके लिए मैं एक एक लाइन में इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखो, सबसे पहले होता है फ्री ट्रेड। यहाँ पे सपोज करिए मैं हूँ इंडिया और चाइना, हम दोनों क्या बोलते हैं आपस में, ना तुम मुझसे टैक्स लेना, मैं तुमसे टैक्स लूंगा। मेरे घर से जो सामान जाएगा तुम रखो, तुम्हारे घर से सामान जाएगा वो हम रखेंगे, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन भी बहुत कम होता है बेटा, और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होता है, आसान काम है। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता एक दूसरे के बीच में, तुम भी मेरे घर आराम से आओ, हम तुम्हारे घर आराम से आए, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्री रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन में क्या होता है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होती है, यानी मेरा और चाइना का तो सही चल रहा है, हमारा और कोई टैक्स हम लोग ले नहीं रहे आपस में, लेकिन अगर हम दोनों ट्रेड करें अमेरिका के साथ, तो मैं भी 10% टैक्स लूंगी और वो भी 10% टैक्स लेगा, एक कॉमन टैक्स हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि अब जो है ना, अभी तक तो हम सिर्फ सामान बेच रहे थे, अब कैपिटल सर्विस सब कुछ हम अलाउड है, यानी इंसान भी जा सकते हैं, हमारे इंडिया से चाइना भी जाया जा सकता है, हमारी टेक्नोलॉजी जा सकती है, हमारे कैपिटल हमारे लेबर भी जा सकते हैं, सब कुछ अब फ्री मूवमेंट कर दिया हमने। उसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एक जैसी हो, जो कि नामुमकिन है। आपकी और चाइना की क्या एक जैसी पॉलिसी है? बिल्कुल भी नहीं, इंडिया और चाइना का सिस्टम ही अलग है। तभी तो बोल रहे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे कठिनाई होती जाएगी, क्योंकि वो चीज इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन का मतलब सपोज करिए बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी और बीजेपी की सरकार चाइना में भी हो जाए, कॉमन गवर्नमेंट, एक ही सरकार, यानी आपका बीजेपी का कोई बंदा वहां कंट्रोल कर रहा हो जाके, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता मैम। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है फ्री, कस्टम, कॉमन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स रेजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, जीएटीटी, यूएनसीटीडी, आईएमएफ। बहुत इजी है, इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 1944 में आया था ब्रिटेन वुड्स रेजोल्यूशन, जिसने दो चीजों को फॉर्म किया था, एक था वर्ल्ड बैंक, याद रखना यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक भी होता है, और दूसरा होता है आईएमएफ, याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें हुई थी 1944 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल फर्म इज अ वन विच, आपके ऑप्शन है सोर्स सप्लाइज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज, कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, हैज कॉन्सुलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। विद इन 20 सेकंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सॉल्व करिए। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, कौन सी होती है? चलिए, मल्टीनेशनल कंपनीज बेटा वो कंपनीज होती हैं विच कंट्रोल्स एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, यानी जिसका बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ हो और वो कंट्रोल करता हो। उसका सपोज करिए, जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी, कोई भी कंपनी लगा लीजिए, उसका यूनिट यहाँ इंडिया में भी है, चाइना में भी है, रशिया में भी है, ठीक है, सब जगह मल्टीपल कंट्रीज में जिसका कंट्रोल और प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यूज, कमर्शियल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज। लगाइए, यानी जो आपके आईपीआर होते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनकी वैल्यू क्या होती है? सोशल वैल्यू होती है, मोरल वैल्यू होती है, कमर्शियल वैल्यू होती है, एथिकल वैल्यू। उससे आपको मिलता क्या है ये बताइए। जैसे फिल्मों के कॉपीराइट्स होते हैं तो उनके बदले में आपको क्या देना पड़ता है? पैसा। सो कमर्शियल वैल्यू इज राइट आंसर। आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर से कमर्शियल, क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, इसी वजह से इसका कॉपीराइट होता है कि आप यूज नहीं करोगे, यूज करो तो परमिशन लो और पैसा दो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट अ बिजनेस इन अदर कंट्रीज हुज लॉस डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जॉइंट ओनरशिप। चलिए बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप 20 सेकेंड्स में इसको आंसर करिए। जॉइंट वेंचर, जब दो लोग आपस में, दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एक कंट्री है वो आपको पूरा ओनरशिप अलाउड नहीं करती, डिस्करेज करती है। यानी सपोज करिए, अगर इंडिया में चाइना की कोई कंपनी आ रही है तो इंडिया बोलेगी कि हम आपको पूरा कंट्रोल नहीं देंगे, हम आपको 110% ओनरशिप नहीं देंगे। इसके लिए क्या करेगी फिर वो? अब आना तो है उसे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो वो इंडिया की कोई कंपनी है उसके साथ हाथ मिलाएगी, उसे बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ताकि 50-50 कंट्रोल रहे, 50 इंडिया का भी रहे और 50 उनका रहे जो बाहर से कंट्री आ रही है। पूरा नहीं देते हैं कंट्रोल, इसमें 100% नहीं दे देंगे उनको। चलिए नेक्स्ट आपकी ईपीआरजी थ्योरी इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है ईपीआरजी का। ई से क्या होता है, पी से क्या है, आर से क्या है और जी से क्या है? तो ई से जो है वो आपका एथनिक है बेटा, बी से, पी से पॉलीसेंट्रिक है, आर से रीजियोसेंट्रिक है, जी से जियोसेंट्रिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ईपीआरजी फ्रेमवर्क क्या है। देखो, एथनोसेंट्रिक का मतलब ये होता है हम अपने, जैसे सपोज करिए इंडिया है, तो इंडिया जो है होम कंट्री है, सपोज करिए हम लोग इंडिया में है ना, इंडिया हमारी होम कंट्री है, तो इंडिया बोलेगी कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बनाएंगे, अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाएंगे और वही हम दूसरी कंट्री में जाकर बेचेंगे। हमें नहीं मतलब किसी को क्या पसंद है, हमने जो बनाया, जैसे आपके घर में होता है ना कि आपकी मम्मी ने जो सब्जी बनाई आपको वही खानी है, मेहमान आएंगे तो उनको भी वही खानी है, यानी कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो वो होता है एथनोसेंट्रिक। उसके बाद है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, होस्ट कंट्री को देखा जाता है, यानी दूसरी कंट्री को आपको बराबर का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अब आपके घर में मेहमान आए तो उनको छोले पसंद है तो आपको छोले ही बनाने पड़ेंगे, वो चीज है। जैसे मैगडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक बात बताओ, मैगडी है, आलू टिक्की सिर्फ हमारे इंडिया में मिलती है क्योंकि हमारे इंडिया में लोग आलू टिक्की खाते हैं, पर क्या यही आलू टिक्की अमेरिका में मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी मैम। उनके कुछ अलग होते हैं, चीज टाइप में या चिकन करके कुछ आइटम बनाया जाता है, यानी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने आलू टिक्की बना दी और अमेरिका के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने नॉन वेज टिक्की बना दी कुछ अलग टाइप में। तो यानी हर कंट्री को बराबर यहाँ पे दिया जाता है। फिर होता है रीजनो सेंट्रिक। रीजन सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट बनाओ बेटा जो रीजन वाइज सेम हो। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज होती है ना जिनका टेस्ट सेम होता है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सब तीनों जगह सेम चल जाए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनका सेम होता है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, हम लोग नेबरिंग कंट्रीज है, तो हम लोगों का टेस्ट सेम सा ही रहता है ना, हिंदी भी बोली जाती है वहां पे। तो ऐसी चीजें हैं। जियो सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे सबके लिए, एक ही प्रोडक्ट, जैसे आपके एप्पल के आईफोन, ऐसा तो नहीं है इंडिया में अलग फीचर चलता है, अमेरिका में अलग फीचर चल रहा है एप्पल का। एप्पल एक ही बनाया जाएगा, पूरे ग्लोबली वही एप्पल चलेगा, एप्पल का फोन, ठीक है, आने वाला एप्पल नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
अब एक बात बताओ, एप्पल जो है क्या ऐसा तो नहीं है इंडिया में ज्यादा अच्छा चलता है अमेरिका में ज्यादा अच्छा नहीं चलता, फीचर सब सेम ही रहेगा, उसे बोलते हैं जियो सेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसको हेडक्वार्टर के साथ आपको मैच करना है। WTO, IMF, FAO और यूरोपियन, ठीक है, यूरो यूनियन जिसे बोलते हैं। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 20 सेकेंड्स का अब। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, IMF का कहाँ है, FAO का कहाँ है, और आपका EU का कहाँ पर है। WTO का आपको पता होना चाहिए जेनेवा, IMF का वॉशिंगटन, FAO का रोम है, और यूरोपियन का आपका ब्रसल्स है। ठीक है, तो लगा लो। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है, आप लोग कहते हो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये मैच वाले, ये अमाउंट वाले, ईयर वाले, ये वाले मैच, ये वाले तो रट ले लो, ये तो आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस। दूसरा बोला है रीजन है बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय द रिक्विसाइट्स एक्सपर्टीज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। देखो पहला ये बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बिल्कुल है मैम। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, जैसे हम लोग जाते हैं डॉलर से, हमारा कोई सामान बिका है, डॉलर में पेमेंट आ रही है, उस सबका रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा बोला है क्यों, क्योंकि मैम मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो कस्टेडियन है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब रक्षक है उसकी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है और एक्सप्लेनेशन भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। नॉन कन्वेंशनल डंपिंग के कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, स्पॉडिएट, प्रीडेटरी, रिवर्स और परसिस्टेंट, बताओ, टफ है ये क्वेश्चन। देखो इसका राइट आंसर होने वाला है रिवर्स डंपिंग। ये जो स्पॉडिक, प्रीडेटरी और परसिस्टेंट डंपिंग है, ये पुराने जमाने यानी कन्वेंशनल डंपिंग हुआ करती थी, अभी जो है वो है रिवर्स डंपिंग, उल्टा। स्पॉडिक में क्या होता था, सपोज करिए मैंने 100 टेडी बियर बनाए थे, मेरे 50 ही बिके और मेरे एक्स्ट्रा 50 बच गए, तो जो चीज बच जाती है ना वो किसी दूसरी कंट्री में बेच दो, मैंने श्रीलंका में बेच दी क्योंकि मेरा बच गया था। प्रीडेटरी डंपिंग सबसे डेंजरस होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करते हैं, अपना माल एकदम सस्ते में बेचना दूसरी कंट्री में जाकर, जो कि इलीगल है। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होती है, एक ही प्रोडक्ट का दोनों प्राइस अलग अलग लेना। सपोज करें श्रीलंका में मैं एक टेडी बियर 1000 का बेचती हूँ और पाकिस्तान में मैं 500 का बेच रही हूँ, यानी अलग अलग रेट लेना एक ही प्रोडक्ट के। रिवर्स डंपिंग क्या होता है, उल्टा। रिवर्स डंपिंग जो होती है वो उल्टी होती है, यानी अपनी ही कंट्री में जो है वो लोग क्या करते हैं अब, पहले तो क्या था, प्रीडेटरी प्रीडेटरी डंपिंग में क्या करते थे हम लोग, कि अपना जो माल है वो दूसरी में जाकर हम लोग सस्ता बेच रहे हैं ताकि उनके कंपटीशन एकदम खत्म हो जाए उन लोगों का। लेकिन अब उल्टा कर दो रिवर्स इसका, ठीक है। रिवर्स का मतलब उल्टा करने का मतलब अपनी ही कंट्री में एकदम सस्ता बेचना, ठीक है, और बाहर महंगा बेचना, ये होता है रिवर्स डंपिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बेल्ट वन इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू, बताइए।
चलिए इसका आंसर होने वाला है नॉट इंटेंडेड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म इसका मतलब ये होता है, वन बेल्ट वन रोड का मतलब होता है कि सबके लिए एक ही रोड होना चाहिए, यानी एक ही जहाज है, जैसे सपोज करिए सबका सामान आराम से जाना चाहिए, कोई टैरिफ नहीं लगना चाहिए, कोई बैरियर नहीं लगना चाहिए, सबका सामान अच्छी तरीके से जाना चाहिए, कॉस्ट कम हो, सारी चीजें हो। ठीक है, ये बोला गया था यहाँ पर। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना नहीं होता, स्मूथली सबका सामान जाए दूसरे कंट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट appropriate mode of entering international business to enterprise with little experience of international market? Acquisition, strategic alliance, joint venture, exporting? चलिए करिए। इसका आंसर हो जाएगा बेटा एक्सपोर्टिंग। देखो एक्सपोर्टिंग में ही जो क्या होता है, सिंपल सा सामान इंडिया से चाइना भेज दिया गया है, इसके अंदर ना रिस्क होता है ज्यादा, ना कोई दिक्कत की बात है, एक्सपीरियंस का भी जरूरत नहीं है कि हमें वहां का कुछ सीखना है, इंटरनेशनल का कुछ सीखना है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका यहाँ पर देख लो, सबसे कम होता है एक्सपोर्टिंग, फिर लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, फिर जॉइंट वेंचर, फिर होली ओन सब्सिडीज। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ओनरशिप कंट्रोल बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, आपको मैच करनी है, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, बाकी सब इनसे मैच करिए। चलिए चलिए नेक्स्ट लगा लिया होगा आप लोगों ने। देखो सोशल है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं ऐसा मत करना, यहाँ पे लिखा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब आपके कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, सबके बारे में सोचना, उसे क्या बोलेंगे? अच्छा ए वाला सॉरी मैंने छोड़ दिया। पहला है फिजिकल मॉनिटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये होती है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ ऑटोमेटिकली आंसर लग गया, डी का फर्स्ट। ठीक है, डी लग जाएगा, सही है। फिर बोला स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब सबका ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर का ध्यान रखना है, कस्टमर, सप्लायर, सबका, तो इसे बोलते हैं स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। फिर आता है कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोशल ऑब्लिगेशन देखोगे सेवरल स्टेक होल्डर्स के बारे में, इसके अंदर बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर, शेयर होल्डर, इतने छोटे छोटे लिखे हुए मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं आप लोगों को विजिबल है या नहीं। तीसरा है कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर एक्सेट्रा, ये सारों का अगर ध्यान रखोगे तो आता है आपका स्टेक होल्डर के अंदर, यानी सेकेंड। मोरल प्रिंसिपल है तो आपका बिजनेस एथिक्स।
ठीक है। अगर आप फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करो बेटा, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। अगर आपको ना स्टेक होल्डर यानी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर प्रॉफिट मिले, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आता है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। वही अगर कंज्यूमर है, शेयर होल्डर, सप्लाई, क्रेडिट, सबका ध्यान रखोगे तो बोलते हैं इसको स्टेक होल्डर। और मोरल प्रिंसिपल की बात करें तो आपका हो जाएगा बिजनेस एथिक्स। एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखी होती है, तो बहुत ज्यादा एकदम छोटे छोटे वर्ड्स करने पड़ते हैं मुझे। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। आपको मैक्रो बताना है कौन सा है, कस्टमर, इकोनॉमिक, नेचुरल, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट या कॉम्पिटिटर्स। मैक्रो में कौन कौन सा आता है आपको याद होना चाहिए। मैक्रो में बेटा आता है पेसल, PESTLE, पेसल। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल, E फॉर इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक और नेचुरल। नेचुरल अलग से, इन्वायरमेंट के अंदर ही नेचुरल है, ठीक है। तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी नहीं आती, करंट कैपिटल, ड्रॉइंग या ऑफिशियल रिजर्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 या 4 तरीके के अकाउंट आते हैं, करंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व और फाइनेंशियल अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट जैसा कुछ नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मेन फंक्शन कौन सा नहीं है। पहला है, चलिए पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग अ फोरम फ्रॉम ट्रेड नेगोशिएशन, जीएटीएस, ट्रिप्स, ट्रिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी या फिर कंसेशनल लोन प्रोवाइड करना टू डेवलप कंट्रीज। कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। अच्छा ट्रेड है तो ट्रेड के बारे में तो होगा ही होगा। ट्रिप्स, ट्रिम्स सब डब्ल्यूटीओ के अंदर आती है। ट्रेड पॉलिसी ट्रेड के अंदर ही आती है। अब ये जो लोन देने की बात आई है ना बेटा, ये लोन देना डब्ल्यूटीओ का काम नहीं होता है। जो जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है उनको जो लोन देने का काम होता है वो आईएमएफ का होता है, ना कि डब्ल्यूटीओ का। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द बीओपी, बीओपी के बारे में कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बताइए। सॉरी। सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिर्फ खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगता है ये, नहीं मैम। यूनिलेटरल ट्रांसफर, रेमिटेंस, कैपिटल ट्रांसफर वो कौन करेगा, बीओपी ही तो करता है, तो ये तो गलत है। इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। मतलब क्रेडिट इक्वल टू डेबिट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट इक्वल टू डेबिट, कितना गया कितना आया। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूड, एक्सक्लूड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, नहीं इंक्लूड करता है। किसी ने आपको गिफ्ट भेजा फॉरेन से, अमेरिका से, तो उसको इंक्लूड करेंगे हम, ये तो गलत हो गया। शोज ओनली फाइनेंशियल अकाउंट, नहीं भाई, ऑफिशियल रिजर्व भी दिखाता है, करेंट भी दिखाता है, कैपिटल भी दिखाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करंट अकाउंट होता है बेटा जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, इनविजिबल्स आते हैं जिसके अंदर फैक्टर के इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड आता है, ठीक है। सर्विस आती है, बैंकिंग, टेलीकॉम, गिफ्ट्स, ग्रांट, रेमिटेंस, ट्रांसफर्स ये आते हैं। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, लोन, बैंकिंग कैपिटल, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चार्ट याद रहेगा तो अपने आप कर लोगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसको मैच करना है आपको। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई या फिर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैच करिए। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज एम टू सेल द आउटपुट ऑफ अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, या फिर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज फॉरेन स्टॉक्स एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वहां होता है बेटा जहां आपको खाली मैदान दिया जाए, आपके पास कुछ नहीं, आपको खुद से खड़ा करना पड़ेगा अपना बिजनेस, आपको खुद से खड़ा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, जमीन, सब कुछ आपको बस दे दिया है खाली, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट द न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, ठीक है। थर्ड हो जाएगा। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी आपने किसी भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे स्टॉक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सिक्योरिटीज, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उसे बोलते हैं एफपीआई। फिर आता है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। देखो फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है, रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल से पक्का सामान बना, पक्के से फिर आपने उसको बेचा,
तो जो आगे की जो प्रोसेस है जैसे बेचना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सपोज करिए मैं टेडी बेयर बना रही थी और टेडी बेयर बनाकर मैं किसी कंपनी को कह रही थी कि आप बेच दो, क्यों ना मैं खुद की कंपनी खोल लूं, खुद क्यों ना मैं खुद की दुकान ठेला लगा लूं बेचने के लिए, मैं दूसरे को जाकर दे रही हूँ, तो क्यों ना मैं खुद वो शॉप खरीद लूं और उसमें फिर खुद से ही बेचूं। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड वर्टिकल। अगर वही बैकवर्ड की बात करें, इसमें वो दो तरीके के होते हैं बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड की बात करें तो सपोज करिए रॉ मटेरियल कहीं से आता था, ठीक है, और जैसे टेडी बेयर बनाने का सामान मैं कहीं से लेकर आती थी, अब मैं क्या करूंगी, वो जो टेडी बेयर बनाने का सामान था उसी में जाके क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ, वही मेरा हो जाएगा पूरा कंट्रोल उसके ऊपर। उसे बोलते हैं बैकवर्ड, पीछे जाके इन्वेस्ट करना अपने प्रोसेस में। और फॉरवर्ड का मतलब आगे जाके इन्वेस्ट करना, यानी अपनी जो चेन होती है ना, रॉ मटेरियल फिर मैन्युफैक्चर करके फिर उसको सेलिंग करना, पीछे जाके इन्वेस्ट करोगे तो रॉ मटेरियल में करोगे, फॉरवर्ड आके करोगे तो सेलिंग में करोगे। लास्ट है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड में जचा जचाया काम मिल जाता है आपको, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी आपको बेटा इसका फर्स्ट लग जाएगा, सॉरी सेकंड लग जाएगा। सेकंड, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, यानी यहाँ पर ये बोल दिया गया है आपको बेटा सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, बस पैसा लगाना है आपको, लेबर एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो याद रखिएगा, मैं ऑप्शन फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आपका ए का जो है वो आपका लगेगा बेटा यहाँ पे थर्ड, ठीक है, बी का लगेगा फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। चलिए ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। एज पर कैरोल मॉडल 4 लेवल बताने हैं आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल इकोनॉमिक लीगल सोशल क्या है ये आपको बताना है। 4 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सीएसआर, यानी आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कंपनियों की टुवर्ड्स किन किन की तरीके से, वो आपको बताना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर फिलोंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन लाइन में। सबसे पहला आता है बेटा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हो तो आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, आप प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक का मतलब। लीगल, लीगल का मतलब प्रॉफिट तो कमा रहे हो पर सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, कोई भी फ्रॉड चीज नहीं करनी है। थर्ड है एथिकल, चलो अब तो तुमने अच्छा खासा कमा लिया है, अब ऐसा ना हो तुम्हारी कंपनी की वजह से धुआं हो रहा हो या केमिकल रिलीज हो रहा हो जिससे क्या हो रहा हो, लोगों को हार्म हो रहा हो। फिर होता है फिलोंथ्रफिक, फिलोंथ्रफिक का मतलब होता है इतना पैसा आ गया थोड़ा सा चैरिटी तो कर दो, अच्छे अच्छे इंसान बनो, चैरिटी करो जैसे रतन टाटा जी थे, ठीक है, थोड़ा सा लोगों के प्रति थोड़ा सा अपना पैसा खर्च करिए, थोड़ा सा आप स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, थोड़ा सा चैरिटी वर्क करिए, दैट इज कॉल्ड फिलोंथ्रफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यही था आज का सेशन, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। नेक्स्ट यूनिट में मैं आप लोगों के लिए जो है वो 5 साल के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।